हम आईपीसी का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। पूरी आईपीसी में टोटल चैप्टर्स 23 हैं। तो पहला चैप्टर हम अभी पढ़ते हैं। पहले चैप्टर को जो हमें पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर में क्या है। तो पहले चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि 1 2 3 4 5 सेक्शंस हैं। अब ये 5 सेक्शंस जितने भी हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। हर चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि ये चैप्टर में क्या दिया हुआ है। जैसा कि पहले चैप्टर का जो नाम है वो दे रखा है प्रिलिमिनरी या प्रारंभिकी। तो प्रारंभिकी या प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है। देखो, इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कोड आप पढ़ने जा रहे हैं, आईपीसी पढ़ने जा रहे हैं, उस आईपीसी में किन व्यक्तियों के ऊपर, किन क्षेत्रों के ऊपर और किन परिस्थितियों में ये लागू होती है। तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कि पहली बात लिखी मैंने कि पर्सन्स जिन पर ये लागू होती है, दूसरा क्षेत्र या टेरिटरी जिस पे ये लागू होती है, और तीसरा वो परिस्थितियां जिन पर ये लागू होती है। तो एक तरह से ये 3 मतलब कि इन विच सिचुएशन दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, ऑन द पर्सन्स इट इज एप्लीकेबल, टेरिटरी ऑन विच इट इज एप्लीकेबल। ये 3 बातों को सेक्शन 1 2 3 4 5 पांचों सेक्शन यही बताते हैं। देखो, जब भी कोई व्यक्ति भारत में आता है तो ये महज तब वो अपनी एक सहमति ये दे देता है कि वो भारत के कानूनों को मानेगा, अर्थात भारत से बाहर वाले व्यक्तियों पर भी लागू हो रही है ना। ऐसे ही जहाँ तक क्षेत्र की बात है, मान लो भारत, एक बार एक परिस्थिति को मैं आपको डिस्कस करता हूँ। क्या हुआ कि काठमांडू से एक जहाज़ था IC 814 काठमांडू से उड़ा और वो जहाज़ दिल्ली आ रहा था। बीच में ही जो टेररिस्ट ने उसे हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके उसे कंधार ले गए। और कंधार में क्या हुआ कि कंधार में जाकर उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी भारत सरकार से। भारत सरकार उन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मांग थी कुछ आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे उनको छुड़ाना चाहते थे। तो हनीमून के लिए काठमांडू में एक जोड़ा दिल्ली का घूमने गया था। वो भी उस जहाज़ में बैठा था जिसका लड़के का नाम था कृत्याल। उसका मुझे सरनेम याद है, पूरा नाम याद नहीं है। तो कृत्याल की हत्या कर दी थी उन्होंने गोली मारकर उस जहाज़ में की। जहाज़ लैंड कर चुका था अफ़गानिस्तान में। तो प्रश्न ये उठता है कि वो हत्या कहाँ की गई, उस पर आईपीसी के प्रोविज़न लागू होंगे या नहीं होंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आईपीसी कहती है लागू होंगे। तो लागू होंगे तो आप देख रहे हैं कि वो दूसरे क्षेत्र में भी लागू हो रहा है ना, तो बाहर भी लागू हो रही है। ऐसे ही बात आती है कि वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। एक बार क्या हुआ कि केरल में केरल से आगे जाकर जहाँ समुद्र था भारत का 12 नॉटिकल माइल्स तक तो भारत ही है। उसके बाद EEZ आ जाता है उस क्षेत्र में करीब 20 किलोमीटर तक। उसके बाद की बात है, लगभग उसी सीमा की बात है। तो इटालियन एक जहाज़ आ रहा था पानी का और उससे जाने वाले लोगों ने गोली चलाई, जिससे जो भारत की एक नौका थी उस पर 11 लोग सवार थे, उन 2 लोगों की हत्या कर दी। तो ये जो परिस्थिति थी कि आईपीसी लागू होगी या नहीं, तो क्या किया कि केरल की पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया, जहाज़ को जब्त कर लिया, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। जब ये सारा किया
तो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि जो एडमायरलिटी के संबंधित प्रोविजंस हैं उनके लिए ये कह रखा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको एंटरटेन करेंगे। तो उनका क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने ये तय किया कि आईपीसी लागू होगी। तो अब ऐसी परिस्थिति में आईपीसी तो लागू हो रही है, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां आईपीसी बाहर हो जाएगी, वहां लागू नहीं करेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने क्या समझ में आया कि कौन से पर्सन्स हैं, कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये कानून लागू होता है। तो इन्हें जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं आईपीसी का चैप्टर 1। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि हम चैप्टर 1 को क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से ये बताना चाह रहा है कि इस कोड की एनफोर्सेबिलिटी किन किन व्यक्ति, किन किन क्षेत्र, किन किन परिस्थितियों में होती है। तो जैसा कि सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 1 को। तो इट्स सेक्शन 1 इज वेरी सिंपल। दिस सेक्शन सेज अबाउट द नेम ऑफ दिस कोड, you know very well. Its name is Indian Penal Code 1860. This act was enforced 1st January 1862. So this date, this is the date of enforceability of this code. You should have learned always, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो उन्हें आप याद रखिएगा। तो डेट जब लागू हुई तो 1 जनवरी 1862 को ये भारत में लागू हुआ था। कब बनी, क्या बनी, ये पहले पुराने एक्ट में हम पुराना जो इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें आपको ये सब चीज़ें बता चुके हैं। इसका नाम भारतीय दंड संहिता है, ये भी हम बता चुके हैं। पीनल लॉज का मतलब क्या है, यदि जिसे जानना चाहते हैं, किन्हीं लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कोड का मतलब क्या होता है, तो इससे पहले वाला जो एपिसोड है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है इसका, तो उसमें जान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि भारत का मतलब क्या है। तो भारत क्या है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप सबको समझ में आता है। भारत का मतलब तो हमारा देश भारत है, लेकिन जब हम कानून पढ़ रहे होते हैं तब हमें उसकी टेरिटरी को जानना ज़रूरी है। देखो भारत की नॉर्थ का जो क्षेत्र है, नॉर्थ का क्षेत्र जुड़ा हुआ है स्थलीय क्षेत्र है, जहाँ से लैंड एक दूसरी लैंड के साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, फिर आप ऊपर चलेंगे तो अफ़गानिस्तान जुड़ा हुआ है, फिर और इधर चलेंगे तो चाइना जुड़ा हुआ है, फिर और आगे चलेंगे तो तिब्बत जुड़ा हुआ है, और आगे चलेंगे तो आपको भूटान मिल जाएगा, फिर और आगे चलेंगे तो आपको बर्मा मिल जाएगा, फिर इधर में चलेंगे तो आपको बांग्लादेश मिल जाएगा। तो ये तो पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं वो हैं। इसके अलावा 3 ओर से जिस तरह की भारत का नक्शा है, जैसे भारत के नक्शे को वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, इस तरह की कुछ लैंड है हमारी। है ना, इस तरह का कुछ है ना। ये लैंड वाला एरिया हो गया। अब ये जो एरिया है ये पानी वाला हो गया। इस क्षेत्र में अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ इंटरनेशनल लाइन बनी हुई है। अभी जैसे चाइना में विवाद चल रहा है, चाइना के साथ सीमा विवाद है, तो हमारे दिमाग में आता होगा ये चाइना के साथ सीमा विवाद क्यों है, जब लाइन खिंची हुई है। दरअसल लाइन जो खिंची हुई है तो कभी अंग्रेज़ों के समय में जब भारत का नाम ब्रिटिश भारत होता था, ब्रिटिश भारत क्यों था ये सब जानना है तो संविधान कथा में मैंने सब समझाया हुआ है।
तो जब ब्रिटिश भारत था तो यहाँ जो लाइन थी वो थोड़ी सी क्या मोटी लाइन बना दी इन्होंने। जैसे हम कहें कि इस तरह की लाइन, इस तरह की मोटी लाइन इन्होंने इस तरह बना दी। अब इस मोटी लाइन से क्या हुआ कि ये मोटी लाइन करीब करीब जब लैंड के ऊपर आई तो ये 20 किलोमीटर मोटी हो गई। अब ये 20 किलोमीटर का जो एरिया है दोनों में विवाद का कारण बना हुआ है, भारत का भी और चाइना का भी। इस पर बहुत सारी बातें हो रखी हैं। सामान्यतः अभी जो इंटरनेशनल बातें होती हैं वो ये कहते हैं भाई चलो ठीक है, सीमा विवाद को तो ऐसा ही रहने दो, फिर कभी आगे करेंगे, लेकिन हमारे जो ट्रेड के रिलेशनशिप हैं और जितने भी कल्चरल रिलेशनशिप हैं उन्हें बनाए रखो। तो शायद ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो इसलिए इन पे सीमा विवाद को सुलह नहीं हो पाती, हर बार तनाव भी होता है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान में ये संविधान कथा में पढ़ेंगे, एक एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है कि है वो भारत का हिस्सा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने उसे अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, इस वजह से वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, लेकिन इट इज़ इंडिया, भारत ही है। क्यों भारत है, क्यों उन्होंने कब्जा कर रखा है, इस कहानी को जानना चाहते हैं तो फिर संविधान कथा में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ मैंने इसको समझाया हुआ है। लेकिन बाकी एरिया में लाइन बनी हुई है। ऐसे ही बांग्लादेश के साथ हमारी लाइन बनी हुई है। तो इन क्षेत्रों के साथ जो लाइनें बनी हुई हैं, उन लाइनों से ये स्पष्ट है कि लाइन के उधर दूसरा देश है, लाइन के इधर दूसरा देश है। लेकिन भारत से बाहर की जो एरिया है, तो यहाँ जैसे जहाँ जहाँ पानी का लग जाता है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक भारत है, ठीक है ना, 12 समुद्री मील तक। फिर बात आती है कि भारत के अलावा कुछ टापू ऐसे हैं, जैसे मान लो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, तो ये एरिया भी है। और जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इन सारे एरियाज में क्या स्थिति रहेगी, तो उनके साथ भी यही है। जैसे ही हम बाहर निकल जाते हैं तो ये जो एरिया खाली पड़ा है समुद्र का, इसको बोलते हैं ओपन सी, खुला समुद्र। इसके लिए अलग से नियम बनाए हुए हैं सारे देशों ने मिलकर, जो उसकी सबसे बड़ी संस्था है यूएनओ, उसके तहत कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों की कुछ चर्चा हम करेंगे, क्योंकि वो आईपीसी के लिए आवश्यक है और वहाँ लागू होती है नहीं होती है, ओपन सी से संबंधित क्या है, तो उसको भी मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। तो ये जो एरिया है ओपन सी का, यहाँ ना तो ये इंडिया है ना ये कोई और देश है, तो इस एरिया के लिए अलग प्रोविजंस है। जो एरिया यहाँ है 12 नॉटिकल माइल्स तक और 20 किलोमीटर्स तक, जहाँ जहाँ EEZ है, उनके लिए प्रोविजंस अलग बने हुए हैं। तो इनको आपको समझना है कि क्या है। तो भारत के संबंध में आपकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि एक तो जो भूभाग हमें भारत ने दिया हुआ है वो भारत है। इसके अलावा जो हमारे समुद्र में हमारे जो सीमा शुरू होती है, ऐसा नहीं जहाँ तक पानी है वहाँ से शुरू होती है, अंदर 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर नहीं कहेंगे, माइल्स कहेंगे, वो अलग होती है, उसकी नाप भी अलग होती है, मुझे जानकारी भी नहीं है उसकी कितनी किलोमीटर है। तो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वहाँ तक है। EEZ में भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ वो भारत का ही क्षेत्र माना जाता है। ये तो रह गया भारत। अब भारत के संबंध में दो चीज़ें और हैं जो इसी एक्ट में आगे समझाई जाएंगी, कि जो भारत में रजिस्टर्ड कोई एयरक्राफ्ट है या कोई पानी का जहाज़ है, वो उनकी स्थिति क्या है। तो उनके संबंध में ये माना जाता है कि जिस पर भारत का झंडा लगा हुआ है, पानी का जहाज़ जिस पर भारत में जो रजिस्टर्ड है, वो सारे के सारे के संबंध में ये माना जाता है कि वो भी भारत है। एक तरह से भारत का जो पानी का जहाज़ है वो भारत का ही एक टापू है।
तो उस पर कुछ भी होगा तो ये माना जाएगा वो भारत में हुआ। ऐसे ही जो रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है उस पर भी कहीं पर, यदि मान लो वो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया कि वो कंधार में हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा था और जिसमें आतंकवादियों ने एक भारतीय की हत्या कर दी। मान लो वो भारतीय ना होता, कोई विदेशी भी होता, चूंकि वो भारत का हिस्सा था, वो भारत का हिस्सा था, भारत का, तो एक तरह से भारत का जो टापू मान लिया जो समुद्र में तैर रहा है, और जो उड़ रहा है वो भी एक उड़ती हुई सीमा है भारत की, तो वो भी भारत है। तो भारत के संबंध में कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि भारत क्या है। अब मैं इसको मिटाता हूं। तो भारत आपके समझ में आ गया। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5 पूरे के पूरे तीन ही बातों को बताते हैं, एनफोर्सिबिलिटी को बताते हैं। एक तरह से इट इज द बंच ऑफ सेक्शंस, एक जैसे सेक्शन एक ही स्थान पर रख दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। अब देखो दूसरी चीज पे आते हैं, सेक्शन 2 पे आते हैं। तो सेक्शन 2 कहता है, इसका बड़ी व्यापक सी बात कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। दिस कोड का मतलब है आईपीसी, कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्री टू द प्रोविजंस thereof of which he shall be guilty within India। अब देखो, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि इस संहिता के उपबंध, मतलब हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इसमें इन बातों को सबको समझने की कोशिश करो। तो एक तो इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, तो हर व्यक्ति या एवरी पर्सन, तो एवरी पर्सन का मतलब क्या है? एवरी पर्सन का हमको यहां मतलब समझना है। तो इसने एक बात कह दी कि एवरी पर्सन पर आईपीसी लागू होती है। एवरी पर्सन क्या है? देखो, एवरी पर्सन का मतलब है कि कोई नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इस सेक्शन के अनुसार समझने की कोशिश करें, एक्सेप्शन पे नहीं जाएंगे अभी। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या प्रश्न उठता है, क्या आईपीसी लागू होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे? हाँ, लागू होती है। उनके एक्सेप्शंस पे मत जाइए। मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई आदमी जाता है और अपनी पिस्टल से किसी को गोली मार देते हैं, तो क्या उन्होंने कोई अपराध नहीं किया? नहीं, उन्होंने भी अपराध किया है। और आईपीसी के जो प्रोविजंस गोली मारने पर लागू होते हैं उनके ऊपर भी लागू होंगे। मान लो किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट भारत में आता है, किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट भारत में आता है और वो किसी के गोली मार देता है, गोली मार दे, थप्पड़ मार दे, कुछ भी कर दे, क्या उस पर आईपीसी लागू नहीं होगी? उस पर भी आईपीसी लागू होगी सेक्शन 2 के अनुसार, है ना। तो कोई भी अदर स्टेट डिप्लोमेट्स जितने भी हैं उन सब पर लागू होगी। एक्सेप्शन की बात बाद में करेंगे, हम सिर्फ पहले
बात कर रहे हैं सेक्शन 2 में बताया हुआ एवरी पर्सन की। तो एवरी पर्सन में सारे आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो एवरी पर्सन है, क्या इसमें लिविंग पर्सन है या नॉन लिविंग है? तो देखिए इसमें दोनों हैं, इसमें लिविंग भी आते हैं, हम सब लोग लिविंग पर्सन्स हैं, और जितने भी नॉन लिविंग्स हैं, जितनी कंपनीज वगैरह हैं वो इसमें आती हैं, इन पर भी लागू होता है। ठीक है, इन पे भी ये लागू है। फिर बात आती है कि जो एवरी पर्सन पर लागू होगा, क्या वो ऐसे मामले हैं जिन पे जैसे मान लो कि एक व्यक्ति अपनी कंपनी चलाता है, और कंपनी चलाता है, वो कंपनी का जो चेक है वो किसी को साइन करने वाला व्यक्ति दे देता है जो उसका प्रतिनिधि है। तो जो प्रतिनिधि चेक दे देता है, तो जिसकी कंपनी है, दैट पर्सन हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस कंपनी इज लायबल अंडर द IPC और द एक्ट विच आर पीनल लॉस। तो वहाँ पर भी हम बात करते हैं, हाँ लागू है। तो एवरी पर्सन में सब लोग लागू हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, एवरी पर्सन के और एनी पर्सन के अंतर को समझने की कोशिश करें। एवरी पर्सन का मतलब क्या है? एवरी पर्सन का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, चाहे वो भारत का है या धरती पर किसी भी क्षेत्र में रहता है, सबके ऊपर IPC लागू है। कोई ये कहने वाला व्यक्ति नहीं है कि हमारे ऊपर IPC लागू नहीं है। ठीक है ना? तो एवरी पर्सन का ये मतलब है। अब बात आती है फिर ये एनी क्या है? एनी पर्सन। तो एनी पर्सन का मतलब ये है कि एवरी में से कोई भी, मतलब एवरी में तो सब कुछ ले लिया, अब एवरी में से कोई भी। अब जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, जिससे एवरी और एनी का कंसेप्ट खत्म हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट एक्ट में, वो नेक्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे कि एवरी की जगह पे एनी शब्द आ गया, फिर वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। एक आदमी ए है, वो इंडिया का रहने वाला है। एक आदमी बी है जो अमेरिका का रहने वाला है। दोनों क्या करते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर किसी दूसरे देश में जाकर ऐसा कोई ऑफेंस करते हैं जो इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस बताया हुआ है। और जब दूसरे देश में करते हैं तो प्रश्न उठता है कि दूसरे देश में करते हैं तो भारत का ये जो एक्ट है आगे आएगा, वो कहता है कि जो भारत का व्यक्ति है, इफ एनी पर्सन इज द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी लायबल अंडर दिस कोड। इसका मतलब भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी जाएं, कोई भी अपराध करें, दोनों पर लागू होगी। अब बात आती है कि जो बी है उसका क्या, बी है उसका क्या, तो वहां बी के ऊपर लागू नहीं हो रही है। ठीक है ना? तो जितने लोग हैं भारत के, तो पहले वाले ने, एवरी पर्सन ने तो ये सिद्धांत बताया कि दुनिया में हमने छोड़ा किसी को नहीं है, सब पे हमारी भारत की जो भारतीय दंड संहिता है वो सब पे लागू होगी। एनी बताता है कि जितने भी लोग हैं, एवरी में से जो कोई करेगा, मतलब सब नहीं, जो कोई। तो यहाँ तो एवरी तो एक सिद्धांत था। सेक्शन 2 इज ओनली द कंसेप्ट दैट IPC इज एप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन हु इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है ना? तो ये एवरी और एनी का अंतर है जो आगे आएगा। मैं इसको हटाता हूं। तो पहली बात तो आपने ये शब्द को समझा कि एवरी पर्सन का मतलब क्या है। अब हम दूसरी बात पे कहते हैं, ये कहता है कि हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। दूसरी बात पर हम चलते हैं तो ये कहता है
कि इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल जो बात, मतलब एनीथिंग विच इज कंट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड, मतलब आईपीसी के प्रतिकूल है, उसी पर आईपीसी लागू है। मतलब अब थोड़ा सा पुराने वाली क्लास का मैं थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करूँगा। मैंने पहली क्लास में ये बताने की कोशिश की कि आईपीसी में बेसिकली है क्या। आईपीसी में दे रखे हैं एक्शंस। जैसे एक आदमी चोरी करता है, तो चोरी का मतलब क्या है कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को जो उसका मालिक है, जो उसका ओनर है, जिसके पोजेशन में वो है, उसकी बिना सहमति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देना थेफ्ट है। ये जो बात है, किसी स्थिति में थेफ्ट ना हो, मतलब ये एक टाइप का एक्शन है। इसी एक्शन को किसी किसी स्थिति में चोरी नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो आप मेरे मित्र हैं और मेरी केबिन में आते हैं, वहाँ सैकड़ों किताबें रखी हैं, उन किताबों में से एक किताब आप उठा ले जाते हैं और आप ये महसूस करते हैं मेरा दोस्त है और मैं उसके एक किताब उठा के ले आया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है और ये मेरा अधिकार है मेरे पढ़ने के, फिर मैं वापस दे दूंगा। तो चूंकि यहाँ पर ले लेने का आशय नहीं है, देयर इज नो इंटेंशन टू टेक दिस बुक, तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्या है, आपने थेफ्ट नहीं किया, था तो एक ही एक्शन। एक दूसरी बात और एग्जांपल लें, एक पुरुष का किसी महिला के साथ संबंध बनाना रेप हो सकता है और रेप नहीं भी हो। तो रेप कब होगा, जब उसकी सहमति के बिना किया जाए, उसके साथ किसी भी प्रकार का चीटिंग करके की जाए। तो इस तरह की जो स्थिति है, उसके साथ धोखा करके किए संबंध बनाए जाए, तो वो रेप हो जाएगा। एक ऐसे ही संबंध जो सामान्य है, जहाँ सहमति है, तो एक्शन तो दोनों में एक ही हुआ, लेकिन एक एक्शन को अपराध बताया गया और दूसरे एक्शन को अपराध नहीं बताया गया। तो यदि हम पूरी आईपीसी में देखें कि देयर आर एक्शंस डिफाइंड अंडर आईपीसी, एक्शंस हैं सारे के सारे, बट दीज आर पनिशेबल एक्शंस। इन एक्शन ओमिशंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ओमिशन क्या होता है, तो दो चीजें होती हैं एक्शन में, टू डू होता है और नॉट टू डू होता है। किसी काम का करना होता है, किसी काम का नहीं करना होता। तो टू डू का मतलब क्या है, एक आदमी दूसरे के थप्पड़ मारता है, दिस इज द टू डू। एक आदमी ये देख रहा है कि दूसरा आदमी पीट रहा है और देखने वाला है एक पुलिस का कांस्टेबल, तो यहाँ पुलिस का कांस्टेबल अपराध कर रहा है क्योंकि उसकी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट हिम। ये यदि वो करता है तो उसने ही कमिटेड एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। इन ऑफेंस क्या बना, इनको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर से अलग हो जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर तो क्या समझ में आया कि आईपीसी में एक्शंस डिफाइंड है, एक्शंस में ओमिशन भी है। और ओमिशन का मतलब हिंदी में है लोप, तो कार्य या लोप। तो ये कहता है कि हर कार्य लोप के लिए, तो हर कार्य लोप चाहे कार्य या लोप कैसा भी है उसके लिए पनिशेबल होगा, लेकिन कार्य और लोप कैसा होना चाहिए, वो भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। और इसके लिए कहता है संहिता के उपबंध के प्रतिकूल होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी द कंट्रेरी द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड। इफ इट इज नॉट कंट्रेरी तब नहीं होगा। ऐसा काम किया जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। कौन से अपराध नहीं है, जो इसके अगेंस्ट नहीं है, जो एक्शंस इसके अगेंस्ट नहीं है, जो ओमिशन इसके अगेंस्ट नहीं है, जो इसके विरुद्ध नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है। तो ये कार्य लोप को समझ गए आप। दूसरी बात इसने कहा अन्यथा नहीं, इसको इस शब्द को और समझ लें, नॉट अदरवाइज। नॉट अदरवाइज का मतलब क्या है कि ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब थोड़े से समझने की कोशिश करें
कि भारत में केवल वही गिल्टी समझा जाएगा जो आईपीसी के अनुसार है। तो ऐसा इन्होंने क्यों लिखा? देखो, इसके पीछे कारण ये था कि जब आईपीसी बनी थी तब पीनल लॉज के लिए जितने भी प्रोविजंस थे सबको एक जगह कोडिफाइड कर दिया गया था। कोडिफाइड का मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था, उनकी जगह दूसरे अन्य अन्य स्थानों पर उनको नहीं बिखेरा गया था। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्ट्स इस तरह के आ रहे हैं जिनमें और भी प्रोविजंस दे रखे हैं, जिससे एनडीपीएस एक्ट है, वो भी पीनल लॉ भी है, तो वहाँ पीनल प्रोविजंस वहाँ पर भी हैं। SC/ST एक्ट है, वहाँ पे भी पीनल प्रोविजंस हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें भी प्रोविजन है, पीनल प्रोविजन है। तो ये जो दंड वाले प्रावधान हैं, तो पहले जब आईपीसी बनी 1860 में जब बन के तैयार हुई, तब इस तरह के, जैसे अभी चेक वाले, डिसओनर वाले, इस तरह के केसेस उस समय नहीं होते थे, या एंटी करप्शन वाले मामले थे तो आईपीसी में ही थे, बाद में एक्ट आया तो उसमें अलग चले गए। जितनी भी नारकोटिक ड्रग्स वगैरह थी उनके लिए अलग से एक्ट नहीं था, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा इसका वृद्धि होने लगी तो फिर इसके लिए अलग से एक्ट बना, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा। तो आई थिंक कि आपको सेक्शन 2 क्लियर हो गया। यदि सेक्शन 2 को एक लाइन में ये कहें तो इसने एक सिद्धांत बनाया कि हर व्यक्ति जो भी भारत की दंड संहिता के विरुद्ध जो कुछ भी करेगा या ओमिशन करेगा, शैल बी रेस्पॉन्सिबल अंडर दिस एक्ट। अन्यथा नहीं वाली बात ये है कि इसके अगेंस्ट जो बातें इसने बताई, इसके अगेंस्ट नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो ये सेक्शन 2 मैंने आपको समझाया। ये बातें मैंने लिख दी हैं, आप जैसे अभी क्लास पढ़ रहे हैं तो इनको अपने नोट्स बना सकते हैं। खैर, ये मैंने इन सब चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, लिख दी है। एक कंसेप्ट है जहाँ से ये सेक्शन 2 का कंसेप्ट आया है, नलम टेम्पस ऑक्रिट रेगी। ये एक लैटिन टर्म है। इसमें कहता है कि राजा के विरुद्ध समय सीमा का सिद्धांत लागू नहीं होता। सेक्शन 2 ने कहा सब पे लागू होगी, ये नहीं बताया कब तक लागू होगी, कब तक नहीं लागू होगी, ये अलग प्रोविजंस में है। लेकिन एक कंसेप्ट जहाँ से ये सेक्शन आया वो सेक्शन ये है, नलम टेम्पस ऑक्रिट रेगी से आया। लेकिन इससे संबंधित ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताया हुआ। अभी आप जैसे सीआरपीसी में चले जाएं तो मैंने लिखा है कि 467 से लेकर 473 तक लिमिटेशन संबंधी प्रोविजंस दे रखे हैं, वहाँ ये सब बताया हुआ है। और जो 3 साल से ऊपर वाले मामले होते हैं उनमें ये ज़रूर प्रोविज़न है कि कभी भी किसी ने अपराध किया है, मान लो कि समवन हैज़ कमिटेड रेप बिफोर, सपोज़ 10 साल पहले किया है तो 10 साल बाद भी उसके खिलाफ वो कार्रवाई हो सकती है। 20 साल वो वहाँ लिमिटेशन लागू नहीं होती, लेकिन 3 साल तक के मामलों पर तो दे रखी है। अब तो एक तरह से आपने सेक्शन 2 को जो समझने की कोशिश की वो ये थी कि सेक्शन 2 को जो समझने की कोशिश आपने की वो ये थी कि इन 3 सेक्शन को 2, 3 और 4 को ऐसे समझने की और कोशिश करें, तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सेक्शन 2 है तो सेक्शन 2 ने तो कहा कि ऑफेंस विच इज कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब भारत के अंतर्गत, भारत में हुआ। तो एक तरह से सेक्शन 2 कहता है भारत में जो अपराध हुए उनके बारे में कहता है। सेक्शन 3 के संबंध में जब आप समझें कि अपराध भारत से बाहर हुआ, अपराध भारत से बाहर हुआ है ना, और व्यक्ति भारत में है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भारत में प्रभाव आया, भारत में प्रभाव आया उस अपराध का,
ठीक है, तो 3 उसके लिए है। और 4 ये कहता है कि भारत का जो सिटीजन है उसने कहीं बाहर अपराध किया। लेकिन एक बात ध्यान और रखिएगा, भारत से बाहर के संबंध में 2 चीजें मैंने अभी बताई थी कि भारत से बाहर का मतलब वो भी भारत है जहां पर भारत का एयरक्राफ्ट है तो बाहर, लेकिन चूंकि विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया तो वो भी भारत है। तो एक तरह से इस तीनों सेक्शन को देखें कि भारत में प्रभाव है, भारत से बाहर अपराध किया गया है। इस तरह इन तीनों सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हम जैसे सेक्शन 2 की बात कर रहे थे या सेक्शन 3 की भी बात कर रहे थे, तो जैसे 2 में बात करें, ये केस दे रखा है यहाँ पे मुबारक अली वर्सेस मुंबई राज्य का, 1957 का है, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। मुबारक अली होता है कराची का एक व्यक्ति जो मुंबई से कुछ चावल वगैरह मंगाता है और चेक भेज देता है और चेक डिसऑनर हो जाता है और पैसे देता नहीं है, चावल भी ले लेता है। तो इस तरह की मामले में क्या होगा, उसने सिंपल सी बात है कि एक आदमी जो भारत से बाहर बैठकर चीटिंग कर रहा है, क्या उस पर आईपीसी लागू होगी? तो चूंकि सेक्शन 2 ने क्या कहा, कोई भी हो भारत से, दुनिया का कोई भी हो, उस पर लागू होगी। लेकिन सेक्शन 3 कहता है कि जिसका प्रभाव भारत में आ रहा है। तो चूंकि मुबारक अली भारत से बाहर कर रहा है ऑफेंस, तो चीटिंग वहां से कमिट किया उसने, लेकिन प्रभाव कहाँ आ रहा है? भारत में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि ये चाइना की सीमा है और ये इंडिया की है। यहां से एक आदमी गोली मारता है, चाइना से इंडिया में गोली मारता है, क्या होगा? भारत के व्यक्ति को गोली लगी, भारत के व्यक्ति को गोली लगी। प्रश्न उठता है कि जो चाइना वाला है, क्या उस पर आईपीसी लागू होगी? हाँ, उस पर आईपीसी लागू होगी, क्योंकि सेक्शन 3 यही कहता है। मान लो ये भी चाइना का आदमी है और भारत में मरने वाला जो व्यक्ति होता वो भी चाइनीज होता। जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, जैसे एक आदमी जो तिब्बत का है, तिब्बत पर चाइना ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तिब्बत भारत की सीमा से लगा हुआ है, बस तिब्बत कभी देश होता था, लेकिन चाइना ऐसा करता रहा है, हांगकांग के साथ भी ऐसा किया, तिब्बत के साथ भी ऐसा किया, तो उसने कब्जा किया हुआ है। तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो भारत में ही रहती है, दलाई लामा उसके प्रमुख हैं। तो मान लो तिब्बत का आदमी के पीछे वहाँ की पुलिस लगती है, और पुलिस लगती है तो एक तरह से वो भागता हुआ आता है। अब चूंकि तिब्बत पर चाइना का ही कब्जा है, चाइना मानता है उसको, तिब्बत नहीं मानता, तो भागता हुआ आता है और सीमा क्रॉस कर लेता है। लेकिन जो सैनिक है, जो मारने वाला है, वो यहीं रुक जाता है, पीछे ही रुक जाता है अपनी सीमा से, लेकिन बंदूक की गोली से चलाता है और वो तिब्बत वाले को मार देता है। तो प्रश्न उठता है, क्या आईपीसी लागू होगी? आईपीसी कहती है कि भारत की टेरिटरी में कहीं पर भी अपराध होता है, सब पे लागू है। सेक्शन 2 ने अभी बताया। सेक्शन 3 ने कहा कि यदि वो अपराध भारत में होता तो लागू होती क्या? तो लागू होती। तो चूंकि हम अब चाइनीज उस व्यक्ति की डिमांड करेंगे कि साहब हमारी कोर्ट में हमारे यहाँ अपराध हमारे यहाँ हुआ है, तो इसलिए उस आदमी को हमारे को दो। बात समझ रहे ना हमारी? तो उस पे भी भारत में, तो जिन जिन चीजों का भारत के ऊपर प्रभाव आ रहा है वहां सेक्शन 3 लागू होता है। अब इस सेक्शन 3 को थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने मुबारक अली का केस पढ़ा, ऐसे ही इन चीजों को और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारणा का पात्र हो, तो बड़ी सिंपल सी बात इसने कही कि पर्सन कैन बी
ट्राइड इन इंडिया और नॉट, ये पहली बात है। तो पहली बात तो मतलब वो ये कहना चाहते हैं क्या उस व्यक्ति का भारत में विचारण हो सकता है, ट्रायल हो सकता है। तो हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विचारण भारत में हो सकता है। ट्रायल का मतलब है कि कोर्ट उनके मामले में प्रोसीड कर सकती है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कौन कौन से मामले ऐसे हैं जिनका ट्रायल हो सकता है। तो यदि हम सेक्शन 2 पर जाते हैं तो सेक्शन 2 तो कहता है सभी का कर सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। लेकिन सेक्शन 2 ने बहुत सारे अपवाद भी दिए, बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए। तो क्या अपवाद इसी सेक्शन में लिखे हुए? ना, आईपीसी में किसी भी प्रकार का कोई, आईपीसी ने तो सिर्फ ये बता दिया। फिर ये एक्सेप्शंस कहाँ हैं? एक्सेप्शंस की तरफ चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर आईपीसी लागू होती है या नहीं होती है, तो मैंने कहा होती है। लेकिन अपवाद में जाएंगे तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जाएंगे तो जैसे सेक्शन 161 पे जाते हैं या गवर्नर्स के संबंध में आर्टिकल 161 पे जाते हैं, तो इनके संबंध में यहाँ ये दे दिया कि नहीं, इनके ऊपर लागू नहीं होगी। कब तक लागू नहीं होगी? जब तक दे आर ऑफिशिएटिंग देयर ऑफिस, तो तब तक जैसे गवर्नर्स हैं इनके ऊपर फिर भी लागू नहीं है। तो यहाँ अपवाद दे रखे हैं। ऐसे ही जितने भी विदेशी डिप्लोमेट्स हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होगी। तो उनके संबंध में मामले कहाँ ट्रायल होंगे? तो देखो, कुछ चीज़ों के लिए जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाई हुई है, जो युद्ध अपराधी होते हैं। जैसे आपको ध्यान आ रहा हो कि उसका सद्दाम हुसैन के मामले में, इराक का एक तानाशाह होता था सद्दाम हुसैन, उसके मामले में ये बात उठी थी। अमेरिका का और कुछ देशों ने इसको प्रमोट किया, इस कोर्ट को। तो उनके मामले में ये उठी कि भाई आप इसको वहाँ ट्रायल होना चाहिए। तो कुछ इंटरनेशनल प्रोविजंस बने हुए हैं जो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं, उन पर आईपीसी लागू नहीं होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि केरल की एक नौका जो मछुआरों की थी, वो मछलियाँ पकड़ रही थी, और इटली की एक जहाज़ आता है और उसके इटली पर के जहाज़ पर जो सैनिक थे, पानी के जहाज़ पर, वो गोली चलाते हैं, 2 मछुआरों को मार देते हैं। तो उन्होंने क्या अपराध किया? अच्छा, वो किया भी उन्होंने ओपन सी में था, EEZ से भी बाहर था, 20 किलोमीटर 20.5 किलोमीटर पे 20.5 माइल्स पे था वो। तो ये क्वेश्चन यहाँ उठा कि इसका क्या करें। तो ये मामला आया नीचे की कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने तो तय कर दिया कि नहीं, इसमें भारत की जो आईपीसी है लागू होगी, और भारत की जो पुलिस है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और इंडिया की जो भी प्रोविजंस हैं और जो कोर्ट के प्रोविजंस हैं, जो सीआरपीसी लागू होती है, एविडेंस लागू होती है, इन सब का उपयोग करके उन्हें पनिश किया जा सकता है। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई तो नहीं किया कि नहीं लागू हो, लेकिन उन्होंने कहा अनक्लॉज में होना चाहिए। अर्थात जो इंटरनेशनल तरह के मामले हैं, जो ओपन सी के मामले हैं, उनके लिए एक एडमायरलिटी कोर्ट अलग से बननी चाहिए। तो इस तरह के, तो यहाँ पे सेक्शन 3 कहता है कि वेदर दैट ऑफेंस इज ट्रायबल इन इंडिया और नॉट, कि क्या वो अपराध भारत में विचारणीय है या नहीं है, ये देखना है। तो एक तरह से किसी एक अपवाद की ओर इशारा करता है कि ध्यान रखिएगा कि जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी कहता है भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य उसने भारत के भीतर ही किया हो। जैसे मैंने अभी आपको मुबारक अली के केस के बारे में बताया, मतलब यदि उसका विचारण भारत में हो सकता है तो ये समझा जाएगा कि मानो वो अपराध उसने भारत में ही किया। एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लो एक आदमी की शादी भारत में हुई और भारत में शादी करके वो विदेश चला गया और विदेश में पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जिसकी एफआईआर इंडिया में ही दर्ज हुई। प्रश्न उठता है, क्या भारत में ऐसी एफआईआर दर्ज हो सकती है? हाँ, भारत में ऐसी एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्यों हो सकती है? मैंने अभी आपको ये बताया था कि सेक्शन 2, 3, 4 तीनों सेक्शंस को एक साथ पढ़िएगा। एक बात तो सेक्शन 4 ने कह दी आगे जाके कि जो भी भारत का नागरिक है, दुनिया में कहीं अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, उसने कहा कि मान लो ऐसा व्यक्ति है जिसने विदेश में किसी की हत्या करी और हत्या करके भारत में आकर रहने लग गया और ये सूचना मिली कि उसने विदेश में हत्या करके भारत में रह रहा है, तो कह रहा है भारत से परे किए, परे मतलब भारत में नहीं किया, बियॉन्ड इंडिया किया, उसने ऑफेंस कमिट किया बियॉन्ड इंडिया। तो इससे संहिता के उपबंध के लिए ऐसा बरता जाएगा मानो उसने भारत में ही अपराध किया है। अभी एक एग्जांपल लिया था ना कि मान लो कुछ आतंकवादी हैं और वो आतंकवादी के पास ऐसा कोई वेपन है जिससे उन्होंने बहुत सारा गोला बारूद हमारे भारत में फेंक दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हताहत हो गए। तो प्रश्न उठता है, उन्होंने तो सब बाहर से फेंका, क्या आईपीसी लागू होनी चाहिए? विदेशी है, लागू होनी चाहिए, लागू होगी, क्योंकि इसके संबंध में इंडियन पिनल कोड कह रही है कि इट शैल बी डीम्ड कि उसने यही अपराध किया, ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस इन इंडिया। मतलब भारत से बाहर किए हुए अपराधों का प्रभाव भारत में है और वो भारत में विचारणीय ऑफेंस है, जिसका ऑफेंस का विचारण हो सकता है, सिवाय उन ऑफेंस को छोड़कर जिनका विचारण नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे ऑफेंस हो सकते हैं जिनका विचारण नहीं हो सकता। मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जो इंडियन पिनल कोड है, यही पिनल लॉ बांग्लादेश में लागू है, यही पिनल लॉ पाकिस्तान में लागू है, यही पिनल लॉज ब्रिटेन में लागू है। नाम जो इंडिया के लिए कोड बना हुआ है वो इंडिया के हिसाब से उनके हो सकता है, उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी हो। और अभी चूँकि चेंज आ गया, जम्मू कश्मीर के संबंध में ये स्पष्ट था कि वहाँ पर पहले रणवीर संहिता लागू होती थी। जब से आर्टिकल 370 को हटाया है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो रणवीर संहिता, कोड ऑफ रणवीर लागू होता था। तो कुछ बच्चियाँ जम्मू कश्मीर जुडिशरी के लिए यहाँ तैयारी करने आ रही थी, तो हम उन्हें पढ़ाया करते थे। तो हमने देखा कि वो प्रोविजंस वैसे ही थे, वो रणवीर संहिता लेके बैठती थी और बाकी लोग आईपीसी लेके बैठते थे। तो वो जो स्टूडेंट यहाँ कोचिंग लेने आ रहे थे, तो मैंने देखा उस एक्ट को, तो सेम है, कुछ भी अंतर नहीं था। आज नाम बदल गया वहाँ, अब सब पे आईपीसी लागू है। तो मेरा यह मानना है कि उन कंट्रीज़ के संबंध में मैंने ये बात क्यों कही, पता क्या हुआ? थोड़े दिन पहले की बात है, शायद 3-4 साल पहले की बात होगी। अमेरिका के कुछ जासूस पाकिस्तान में जासूसी कर रहे थे। पाकिस्तान के लोगों को पता लग गया, अब बाज़ार में थे, तो बाज़ार में उन्हें पकड़ने की कोशिश की, अमेरिकन थे, और उस अमेरिकन के पास पिस्टल थी और वहाँ उसने 2 लोगों को गोली मार दी बाज़ार में। तो क्वेश्चन ये उठा कि पाकिस्तान का पिनल लॉ लागू होगा या अमेरिका का लागू होगा? तो अमेरिका ने तो खैर दादागिरी से उन्होंने ले लिया। यही घटना अगर भारत में होती तो क्या होता? भारत में होती तो भारत का ही कोर्ट उसके ट्रायल करता। वहाँ पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि उसको अमेरिका को सौंप दिया, लेकिन भारत में उसको नहीं सौंपा जाता, ठीक है ना। तो सेक्शन 3 मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट सेक्शन के संबंध में देखो, इसमें क्या लिखा है,
आपके समझाने के लिए है कि स्वतः सिद्ध है, ये स्वयं सिद्ध। इस धारा के अनुसार ऐसी विधि जिसको स्वयं सिद्ध मान लेते हैं, जिसके अनुसार कोई कार्य जो भारत में अपराध घटित करता है, जब वो भारत से बाहर किया गया हो तब भी अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पर स्वतः मान लेते हैं, ठीक है ना। एक इसमें केस दे रखा है, रेमिया वर्सेस सब इंस्पेक्टर पुलिस का है। कुछ लोग विदेश में घूमने जाते हैं, वहाँ किसी से दोस्ती हो जाती है, और जब घूमने जाते हैं तो वहाँ का आदमी भारत के व्यक्ति को मार देता है, या भारत का व्यक्ति वहाँ के आदमी को मार देता है। तो दोनों में क्या अंतर है? देखो, भारत का मारता है ना किसी को भी, और चाहे वो भारत के लॉ के अलावा भी गलती करता है, लेकिन मान लो ऐसा कानून है, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कानून है जो भारत में तो पनिशेबल ऑफेंस है, विदेश में नहीं है। जैसे एक आदमी विदेश में जाता है, और अब चूँकि अडल्ट्री में चेंज आ गया है, अमेंडमेंट हो गया है, पुराने उससे हम समझ लेते हैं कि एक आदमी है और वो ब्रिटेन जाता है, और ब्रिटेन में किसी दूसरी महिला के साथ अडल्ट्री करता है, और ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, और भारत में वापस आता है। तो क्या उसने ऑफेंस नहीं किया? ऑफेंस किया। अब वो कहता है साहब वहाँ तो ऑफेंस था नहीं है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो उस देश में ऑफेंस है या नहीं है। भारत में ऑफेंस है तो वो ऑफेंस समझा जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि जो बात आईपीसी में ऑफेंस नहीं है लेकिन विदेश में ऑफेंस है, तो वहाँ का कानून लागू हो जाएगा भारत के व्यक्ति पर। वो भारत का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे साहब आईपीसी में नहीं है और चूंकि मेरे ऊपर तो आईपीसी लागू होनी चाहिए। नहीं भाई, आपके ऊपर भारत के नागरिक हो, भारत के लॉज का उल्लंघन करोगे तो आईपीसी लागू है, भारत के कानून लागू हैं। विदेश में विदेश के कानूनों का उल्लंघन करोगे तो वहाँ के विदेश के कानून आपसे निपटेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये केसेस मैंने लिख दिए हैं। मोहम्मद साजिद वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्या है कि जब आप सीआरपीसी पढ़ते हो तो सीआरपीसी में जब इस तरह के केसेस होते हैं जो बाहर के केसेस हैं जहां विदेश में ऑफेंस किया गया है, तो यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन केसेस में भी जो इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस का, भारत सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना भी पुलिस उस अपराध का अन्वेषण कर सकती है जो किसी भारतीय नागरिक ने भारत से बाहर किया है, उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो मोहम्मद साजिद वर्सेस स्टेट का केस है, फिर हम सेक्शन 4 पे आ जाते हैं। सेक्शन 4 फिर कहता है कि ये क्या है कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस हैं उनके लिए है कि जो भारत से बाहर किए गए अपराध हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था भारत से बाहर की स्थिति क्या है। भारत से बाहर भारत का एयरक्राफ्ट है, भारत का पानी का जहाज़ है। पानी का जहाज़ है तो वो भारत का ही एक टापू घूम रहा है। जहाज़ हवाई जहाज़ है तो वो हवाई जहाज़ आकाश में उड़ रहा है, भारत की एक टेरिटरी उड़ भी रही है और तैर भी रही है। उन पर कोई अपराध किया जाए तो आईपीसी लागू होगी। अब बात आती है कि उनके अलावा किया जाए तब क्या स्थिति है। तो इसने बताया कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इट मे एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड एनी ऑफेंस एंड टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। इसमें ये नया अमेंडमेंट है। तो दो बातें हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। ये सीआरपीसी का सेक्शन 188 है।
उसमें भी यही प्रोविज़न है। देखो, भारत से बाहर सारे नागरिकों पर आईपीसी लागू होती है। आईपीसी के अगेंस्ट दुनिया में कहीं पर भी कुछ करोगे, आईपीसी लागू है। फिर बात आती है कि भारत के रजिस्ट्रीकृत पोत पर कोई भी ऑफेंस करे तो भी लागू है। इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करें। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि आईसी 814 कंधार में जब था तो इट वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंधार में होने के बावजूद, ठीक है ना। तो भारत के नागरिक को मारा, इसलिए ऑफेंस नहीं है। भारत के नागरिक को माना क्योंकि भारत की टेरिटरी वहाँ थी, इसलिए ऑफेंस है। एक एग्जांपल से और लेते हैं, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं इसको। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के जो लड़के थे उन्होंने उस लड़के की हत्या कर दी जो भारत से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया था, उसकी हत्या कर दी। क्वेश्चन आता है कि क्या आईपीसी लागू होगी? आईपीसी लागू नहीं होगी, उस पर आईपीसी लागू नहीं होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत में प्रभाव आया, उसके माँ बाप दुखी हो गए। नहीं, वो प्रभाव नहीं है, उस प्रभाव से नहीं मतलब नहीं है, वो सेक्शन 3 में ले जाते हैं, वो गलत है। समझ गए ना। अच्छा, दूसरा ये है कि एक बार क्या हुआ कि एक बार एक एयरक्राफ्ट जो भारत में पेट्रोल लेने के लिए उतरा, उस हवाई जहाज़ में एक आदमी बैठा था जिसके पास काफ़ी मात्रा में सोना था, लेकिन उसने ये घोषित नहीं किया था कि उसके पास सोना है। जिस जहाज़ में जा रहा था, जिस जगह से जा रहा था, उस देश के कानून के अनुसार ज़रूरी नहीं था उसको ये घोषित करना, वो सोना लेके जा सकता था। लेकिन चूंकि लैंड भारत में कर गया और मुंबई में लैंड कर गया था, अब भारत की जो जांच एजेंसीज़ हैं, उन जांच एजेंसीज़ ने उस आदमी को पकड़ लिया। जब जांच एजेंसीज़ ने पकड़ा तो ये माना गया कि ये तो भारत के कानून का उल्लंघन है। उन्हें फेरा के अंतर्गत अरेस्ट भी किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईपीसी लागू होगी क्योंकि हमारे प्रोविजंस ऐसे हैं। तो ये रजिस्ट्रीकृत पोत और ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा, ये बड़ा अच्छा प्रोविज़न इन्होंने जोड़ा है, सरकार का अच्छा कदम है। देखो, इंडिया के कंप्यूटर को दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हैक करता है, उस पर अटैक करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने इंडिया में ऑफेंस किया है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो इंडिया कभी गया ही नहीं, इंडिया जाना ज़रूरी नहीं है। तो ये सेक्शन 4 में जोड़ा है, बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस and targeting computer resources located in India. If computer resource is located in India, IPC shall be applicable on him. जैसे भारत में कोई भी सर्वर है। अब देखिए, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है इसमें। मान लो एक अमेरिकन कंपनी भारत में बड़ा सा सर्वर लगाती है और अमेरिकन व्यक्ति उस सर्वर को वहाँ से हैक कर लेता है, डैमेज कर देता है, तो क्या ऑफेंस किया? हाँ, आईपीसी लागू होगी, क्योंकि वो सर्वर इंडिया का होना ना होना ज़रूरी नहीं है, वो कहीं का भी हो, लेकिन वो भारत में है। भारत में कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ के किसी भी सॉफ्टवेयर को डैमेज किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, और चाहे वेदर इट इज़ अमेरिकन कंपनी, वेदर इट इज़ इंडियन कंपनी, कुछ भी हो, इससे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस प्रकार ये सेक्शन 4 था। में ए हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कमिटेड मर्डर इन युगांडा, he can be tried or convicted murder in any place in India in which he may be found
तो भारत में जहाँ भी पकड़ा जाए, युगांडा में अपराध करके आया और भारत में जहाँ आ गया है वहीं ट्रायल हो जाएगा। तो यहाँ ट्रायल वाली बात को, ये मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट, ये मैं पहले बता चुका ये केस। बाद में एक सेक्शन इसमें 5 भी है कि कुछ विधियों पर भारतीय दंड संहिता। अच्छा, सेक्शन 4 के संबंध में और भी बातें हैं, पर 5 को क्लियर करके फिर दोबारा से 4 पे आते हैं एक बार। कुछ विधियों में भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रभाव न डाला जाना। भारतीय दंड संहिता की किसी बात का प्रभाव भारत सरकार की सेवा के अफसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह, अभिवेद, अवित्यजन को दंडित करने वालों और किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष और स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। सेक्शन 5 ये स्पष्ट करता है कि जो सेना विधियां हैं उन पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण क्या है, उनमें ऑफेंस क्या है, किस तरह उसका ट्रायल होना है, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एक तरह से सेक्शन 5 क्या है, सेविंग्स है कि जो ऑफेंसेस इस तरह के लोग करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, तो उनके संबंध में अलग से कानून बनाया हुआ है, वो उन पर लागू होगा। हम फिर दोबारा से सेक्शन 4 पर चलेंगे, तो कुछ बातें और हैं सेक्शन 4 की। जब अपराध भारत की सीमा के बाहर किया गया परंतु अपराधी सीमा के अंदर पाया गया है, ये मैंने वो समझाने की कोशिश की है कि 2 शब्द हैं, आउटसाइड इंडिया और बियॉन्ड इंडिया। तो ये तो लगभग लोग जानते हैं क्या मतलब है इसका। तो जो भारत में आउटसाइड करके आया है लेकिन भारत में पकड़ा गया है, अपराधी को विचारण के लिए उस देश को दिया जा सकता है जिसमें अपराध किया गया है। मतलब यहाँ ये कहना चाहता है कि ऐसी स्थिति हो तो 2 स्थितियाँ बनेंगी, ऐसी स्थिति हो तो 2 स्थितियाँ बनेंगी कि भारत से बाहर कोई ऑफेंस हो तो क्या करेंगे, ऑफेंस भारत से बाहर किया है तो या तो हम उस व्यक्ति को इंडिया में ही ट्रायल कर लें, और या हम उसको जिस देश का है उसको सौंप दें। ये 2 स्थितियां हो सकती हैं। तो सौंपेंगे कौन सी स्थिति में और भारत में कौन सी स्थिति में करेंगे, वो जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, यदि आपको ध्यान आ रहा हो कि व्यक्ति, क्षेत्र और परिस्थिति। तो सेक्शन 4 में कुछ परिस्थितियों की डिस्कशन किया गया है। तो 2 स्थितियां बनती हैं कि एक तो हम उसको उस देश को दे दें, तो देश को देते हैं तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जिन देशों के साथ होती है हम उन व्यक्तियों को उनको सौंप देते हैं। वेदर ही कमिटेड एन ऑफेंस इन इंडिया, ही वॉज सेंड टू दैट कंट्री। तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जिनके साथ होती है, प्रत्यर्पण जिनके साथ होता है, हम उनको सौंप देते हैं। तो ये उन बातों का एक्सेप्शन हो गया जो सेक्शन 2 में ये एक्सेप्शन चलना शुरू हो गए। फिर इसी तरह का कि उसका परीक्षण इंडिया में किया जाए, ठीक है ना। तो 2 स्थितियां बनती हैं। ये सीआरपीसी के एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या होती है, तो मैंने लिख दिया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को किसी ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्पण या सुपुर्दगी जिसके बारे में उचित समझा जाता है कि वह अपराध से अभियोजित है या उसकी किसी अपराध में दोष सिद्धि हुई है, उस अपराध के न्यायालय के विचार योग्य है, तो ऐसे व्यक्ति को, नागरिक को उस विदेश में सौंप दिया जाता है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का केस है कि क्यों सौंपते हैं, उन परिस्थितियां क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई एक्ट बना हुआ है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस जुगल किशोर का केस है कि प्रत्यर्पण का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि सभ्य समाज के हित में अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। मान लो
इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की टीटी कर रखी है। तो कोई अपराधी भागकर, जैसे फ्रांस से में अपराध किया, भारत में आ गया, फ्रांस के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, यदि वो भारत में आकर छुप गया है और भारत में कोई अपराध करके जाके फ्रांस में छुप जाए, तो फ्रांस वाले हमें नहीं देंगे और हम फ्रांस वालों को नहीं देंगे, तब तो हमारा जो कानून है वो कोई मतलब नहीं रहेगा। अपराधी यहाँ से बाहर चले जाएंगे, छुप जाएंगे, या वहाँ के अपराधी यहाँ। तो हमेशा अधिकतर देशों ने आपस में इस तरह की ट्रीटी कर रखी हैं, संधियाँ कर रखी हैं कि तुम हमें हमारे अपराधी दे दो, हम आपको दे देंगे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर इसी में अभी हमने बताने की कोशिश की थी सेक्शन 4 के संबंध में कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में पहले बता चुका हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो लैंड है कि लैंड पर कोई ऑफेंस हो रहा है, दूसरा ओपन सी है, और तीसरा एयर में हो सकता है। 3 स्थितियां। तो ये तीनों स्थितियों को, तो लैंड बाहर जो लैंड है, लैंड की 2 स्थितियां बन गई, एक तो हवाई जहाज और जो स्थितियां हैं, तो एक तो वो लैंड जो सीमा रेखा खींची हुई है वो वाली, एक समुद्र वाली, और एक समुद्र से बाहर जो चले गए, तो लैंड वो भी लैंड ही है भारत की। जहाँ जहाँ समुद्र ओपन सी पे घूम रहा है, ओपन सी पर जहाँ जहाँ हमारा पानी का जहाज घूम रहा है, वो सारा का सारा वही है, ठीक है ना, लैंड ही मानी जाएगी। खुले समुद्र पर, खुले समुद्र के लिए क्या है कि अलग से कानून बने हुए हैं, जो ओपन सी पे ऑफेंसेस किए जाते हैं उनके लिए कानून बने हुए हैं। अब आता है एयर। एयर के संबंध में भी प्रोविजंस बनाए हुए हैं। अब एयर में भी जो एयरक्राफ्ट वाली बात है वो तो भारत की ही लैंड है, ऊपर उड़ रही है एक तरह से, ये कह सकते हो। फिर यहाँ पर सीआरपीसी का सेक्शन 188 है, जो मैंने आपको पहले अभी बता दिया था। जो सीआरपीसी 188 में वही प्रोविज़न लगभग दे रखा है जो सेक्शन 4 आईपीसी में है, लेकिन कुछ अंतर है कि जब कोई अपराध भारतीय नागरिक ने किया हो, भारत से बाहर खुले समुद्र या किसी भी स्थान पर किया हो, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो भारत का नागरिक नहीं है, किसी ऐसे जल यान या वायुयान पर किया हो जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, तो ऐसे व्यक्ति का विचारण भारत के अंदर किया भी किसी भी स्थान पर किया जा सकता है जहां वह पाया जाए। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आईपीसी मैंने सेक्शन 4 में नहीं लिखी हुई है, वो ये है कि ऐसे व्यक्ति का विचारण उस स्थान पर किया जा सकता है जहां वो पाया गया है। मतलब सीआरपीसी सिर्फ ये बताना चाहती है कि सच टाइप ऑफ पर्सन वेयर कैन बी ट्राइड। तो सपोज कि अमेरिका से आया हुआ व्यक्ति जयपुर में पाया जाए, तो उसका ट्रायल जयपुर में ही हो जाएगा। जिस क्षेत्र में पाया जाए उसमें उस क्षेत्र का जो कोर्ट लगता है उसका ट्रायल करेगा। खुले समुद्र वाले जो चीज़ें हैं उन्हें एक शब्द आप लोगों ने सुन रखा होगा, नवाधिकरण, एडमायरलिटी। तो एडमायरलिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ मैं लिख दिया है कि खुले समुद्र पर किए गए अपराधों की अधिकारता नवाधिकरण अधिकारता कहलाती है। एडमायरलिटी जुरिडिक्शन बोलते हैं उसको। तो एडमायरलिटी के लिए क्या होता है कि अलग से कोर्ट बनानी पड़ती है, क्योंकि उनके नियम अलग हैं। तो नवाधिकरण संबंधी अधिकारता के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को ही वो दे रखा है। ये मैं बता चुका हूँ एनार्का लेक्सी केस, जो अभी मैंने 1-2 बार डिस्कस किया, कि भारत में रजिस्ट्रीकृत मछली पकड़ने वाली नाव केरल के तट पर मछली पकड़ रही थी। इटालियन जहाज जिसका नाम एनार्का लेक्सी था से गोली चलाई गई, जिसके फलस्वरूप नाव पर सवार 11 मछुआरों में से 2 की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। केरल पुलिस ने नाव पर सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली और 2 इटालियन सैनिकों को न्यायालय में पेश किया।
अभियुक्तों का तर्क था कि जहां से गोली चली वहां 20.5 नॉटिकल माइल था। मैंने बताया था कि 20 तक तो EEZ में हम आ रहे थे। तो जिसने कहा कि साहब हमने तो बाहर चलाई ओपन सी में, तो ओपन सी के संबंध में क्या है, तो हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया कि आईपीसी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आईपीसी तो लागू हो जाएगी, सेक्शन 3 सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके लिए जो एडमायरल्टी कोर्ट है, एडमायरल्टी जुरिडिक्शन का यूज किया जाना चाहिए। इनको अंक्लॉज बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। तो ये सेक्शन 1 to 5 था, चैप्टर 1 था आईपीसी का, जो हमने क्लियर करने की कोशिश की। और अधिक क्लियर तो आपको होगा कि इस पर पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तक, जो भी आईपीसी में इस चैप्टर पाए हुए हैं, वेदर इट इज़ फॉर मेन एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो उनके संबंध में नेक्स्ट वीडियो है। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल पाए या नहीं मिल पाए, क्योंकि सारे वीडियोस तो आपको राय स्थली की एप्लीकेशन पर मिलेंगे।